Hello students, I am Abad Ali and welcome to my YouTube channel Wi-Fi Success Classes. So students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की पोएम नंबर 4। पोएम का नाम है एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। सो पोएम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं पोइट के बारे में। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अबाउट द पोइट। सबसे पहले अबाउट द पोइट के बारे में। थॉमस ग्रे वॉज बोर्न इन लंदन इन 1716। जैसा कि आप जानते हैं ये पोएम यानी कि कविता एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे के द्वारा कंपोज की गई है। इनका जन्म लंदन में हुआ था और 1716 में हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड एट एटन एंड कैम्ब्रिज। इन्होंने एटन में और कैम्ब्रिज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ही वर्कड एज प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट कैम्ब्रिज। और इन्होंने एक कैम्ब्रिज में हिस्ट्री के इतिहास के प्रोफेसर के रूप में काम भी किया था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड मैन ऑफ हिज टाइम। और अपने समय के ये एक महान विद्वान व्यक्तियों में से रहे हैं। लर्नेड मीन्स होता है बच्चों विद्वान। मैन ऑफ हिज टाइम, ही रिमेन्ड बैचलर एंड डाइड इन 1771। और थॉमस ग्रे ने शादी नहीं की थी, वो बैचलर थे और उनकी मृत्यु जो है वो 1771 में उनकी मृत्यु हुई। तो बच्चों ये था थॉमस ग्रे के बारे में। थोड़ा सा थॉमस ग्रे के बारे में मैं अपने पास से आपको बताना चाहूँगा। थॉमस ग्रे अपनी मदर से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। ही वॉज हाईली अटैच्ड विद हिज मदर बट वेरी अर्ली इन द एज ऑफ हिज मदर शी डाइड। अपने थॉमस ग्रे की जो माँ थी वो बहुत ही जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। थॉमस ग्रे की कोई उम्र कोई ख़ास भी नहीं थी। थॉमस ग्रे जो थे वो अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड थे। वो उनको बहुत ही प्रेम किया करते थे। और जब उनकी माँ मर गई तो उनको उनके ही गांव के चर्च यार्ड में दफना दिया गया। जब उनको गांव के चर्च यार्ड में दफना दिया गया तो थॉमस ग्रे रोज़ाना अपनी माँ की कब्र पे जाया करते थे। ख़ास तौर से इवनिंग के टाइम जाया करते थे और वहीं बैठकर अपनी माँ की मौत के ऊपर विलाप किया करते थे। आपको बताऊं कि थॉमस ग्रे इस तरह से 7 इयर्स तक उस कब्रिस्तान में जाते रहे और अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर विलाप करते रहे। और यही वो 7 इयर्स हैं जिन 7 इयर्स में थॉमस ग्रे कंटिन्यू अपनी इस पोएम को लिखते रहे। वो पोएम जिसका नाम है एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड आप देख सकते हैं, क्योंकि इस पोएम के मीनिंग को ही आप समझ लें। एन एलेजी एक शोक गीत, रिटन जो कि लिखा गया, इन अ कंट्री मीन्स होता है गांव, चर्च यार्ड गांव के कब्रिस्तान में। चर्च यार्ड मीन्स जो होता है, चर्च यार्ड जो होता है उस चर्च यार्ड का मीन्स होता है कब्रिस्तान। जो ईसाइयों का कब्रिस्तान होता है उसको चर्च यार्ड कहते हैं। तो गांव के कब्रिस्तान में लिखा गया एक शोक गीत। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि थॉमस ग्रे ने सिर्फ अपने जो माँ की कब्र के पास बैठे रहते थे, 7 साल गुजार दिए और इस कविता को लिखते रहे। तो इस कविता में उन्होंने सिर्फ अपनी माँ के विषय में ही अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं किया, या अपने दुख को सिर्फ अपनी माँ के प्रति ही एक्सप्रेस नहीं किया है, बल्कि उनकी ये जो एलेजी है वो जनरल एलेजी है। जनरल एलेजी बच्चों वो एलेजी होती है जिसमें जन साधारण के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए, एक समुदाय कम्युनिटी के लिए जब शोक को प्रकट किया जाता है तो ऐसी एलेजी जो है वो जनरल एलेजी कहलाती है। दूसरी बात, ये जो एलेजी है एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, इसकी एक अपनी और भी विशेषता है। ये पैस्टोरल एलेजी है। पैस्टोरल एलेजी उस एलेजी को कहते हैं जो एलेजी रूरल बैकग्राउंड पर बेस्ड होती है। रूरल बैकग्राउंड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित। तो इस पोएम की 2 विशेषताएं हैं। सबसे पहली ये जनरल एलेजी है क्योंकि जनसाधारण के लिए
पोइट ने, थॉमस ग्रे ने अपने गांव के तमाम वो पूर्वज जो कि मर चुके हैं और मरने के बाद उस कब्रिस्तान में दफन है जिसमें उनकी माँ भी दफन है, इसलिए ये जनरल एलेजी होती है। दूसरी ये पेस्टोरल एलेजी भी है, क्योंकि पेस्टोरल एलेजी इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि पेस्टोरल एलेजी की ये विशेषता होती है कि उसमें एक पोइट जो है वो रूरल बैकग्राउंड को एक्सप्रेस करता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रीय वातावरण को वो एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है, जो कि इस कविता में किया गया है। तो ये था बच्चों अबाउट द पोइट। 7 ईयर्स में ये कविता लिखी गई। नाउ अब हम देखते हैं अबाउट द पोएम कि पोएम के बारे में क्या है। अबाउट द पोएम, ये जो पोएम है, इस पोएम में देखते हैं, दिस पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एलेजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड। सबसे पहले आप ये जान लें, ये जो आपकी 12th में ये जो पोएम है जिसमें 20 लाइनें 5 स्टेंजा में दी गई हैं, ये जो 20 लाइनें हैं ये पोएम पूरी पोएम नहीं है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू यू कि ये कविता जो आप पढ़ रहे हैं एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, ये कविता एक पूरी कविता नहीं है। यानी कि ये जो पोएम है एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, ये पोएम 124 लाइन की पोएम है। बट आपके सिलेबस में इंटरमीडिएट में जो 20 लाइनें दी गई हैं, ये 20 लाइनें एक्सट्रैक्ट की गई हैं, मीन्स उद्धृत की गई हैं। उद्धृत की मतलब उन 124 लाइनों की लॉन्ग पोएम से, उस लंबी सी कविता से 20 लाइनें उठाकर आपके सिलेबस में रखी गई हैं। और आगे देखें, इट इज़ नॉट अ पर्सनल एलेजी, ये एक पर्सनल एलेजी नहीं है। पर्सनल एलेजी, जो पर्सनल एलेजी नहीं है तो वो क्या है, जनरल एलेजी। जनरल एलेजी जिसमें जनसाधारण के लिए थॉट एंड आइडियाज़ को, अपने दर्द को, दुख को एक्सप्रेस किया गया है जो जनरल तौर पर, तो वो जनरल एलेजी होती है। इसी को इन्होंने यहाँ पर कहा इट इज़ नॉट अ पर्सनल एलेजी, ये पर्सनल नहीं है। पर्सनल एलेजी उसे कहते हैं जिसमें कोई पोइट किसी अपने ख़ास डियरेस्ट और नियरेस्ट के लिए ही दुख को व्यक्त करता। जैसे कि मान लो सपोर्ट यही पोएम अगर थॉमस ग्रे ने सिर्फ अपनी माँ के लिए उन्होंने लिखी होती और उसमें जो दुख प्रकट किया है वो दुख अपनी माँ के लिए प्रकट किया होता, बाद बाकी जो दूसरे पूर्वज उस गांव के उस कब्रिस्तान में दफन है उनके लिए नहीं किया होता, तो ये पर्सनल एलेजी कहलाती। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका उल्टा, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के साथ साथ उस गांव के तमाम पूर्वज जो कि उस कब्रिस्तान में दफन है उन सब के लिए अपने दुख को प्रकट किया है। इसलिए ये जो पोएम है वो जनरल एलेजी है, जो कि पेस्टोरल एलेजी की भी कैटेगरी में आती है। आगे देखते हैं, इट वॉज अ कम्प्लीटेड इन अबाउट 8 ईयर्स, ये लगभग 8 वर्षों में कंप्लीट हुई। इट मीन्स, जैसा कि मैंने बताया कि 7 ईयर्स तक वो इस कविता को लिखते रहे, 8वीं साल ये कविता कंप्लीट हुई। इन दिस पोएम द पोइट लेमेंट्स ओवर द लॉट ऑफ सिंपल इग्नोरेंट पीपल। इस कविता में पोइट जो है बहुत ही ज़्यादा दुख प्रकट करता है। लेमेंट्स मीन्स होता है बिलाप करना। ये जो वर्ड आया है आपके सामने लेमेंट, इसका मतलब होता है बिलाप करना, यानी कि दुख प्रकट करना। आपको अगर ज़रूरत लगे तो आप नोटबुक लेकर बैठें, पेन लेकर बैठें और आप वर्ड मीनिंग को नोट कर सकते हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उन्होंने दुख को प्रकट किया है। किसके लिए किया है? ओवर द लॉट ऑफ सिंपल, बहुत सारे साधारण, इग्नोरेंट मीन्स होता है नज़रअंदाज जिसे कर दिया गया, पीपल लोग जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया। नज़रअंदाज किनको कर दिया गया? गरीबों को, गांव के गरीब लोगों को। हु आर ब्यूरीड इन देयर ग्रेव्स, वो गरीब लोग गांव के जो आज अपनी कब्रों में दफन हैं, मर चुके हैं, कब्रों में दफन है और सदा के लिए सो रहे हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। उनको देखने और समझने वाला कोई नहीं। नथिंग कैन अवेक देम फ्रॉम देयर इटर्नल स्लीप। अब वो एक ऐसी नींद ले रहे हैं जिस नींद से उन्हें कभी भी कोई भी नहीं जगा सकता। इटर्नल स्लीप का मतलब होता है अनंत नींद, यानी कि वो नींद जो कभी नहीं उठेगी, कभी नहीं खुलने वाली आँख, वो नींद जो अब कभी 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 समाप्त नहीं होगी, यानी कि मौत, यानी कि अब कुछ भी उनको उठा नहीं सकता। ये जो नींद सो रहे हैं, जो ये नींद ले रहे हैं, अब इससे इन्हें कोई नहीं उठा सकता। द पोइट कंक्लूड्स का मतलब होता है शामिल कर लेना, बात को जोड़ लेना। द पोइट कंक्लूड्स दैट द नथिंग इन लाइफ इज एवरलास्टिंग, कि जीवन में कुछ भी
सदा के लिए नहीं होता। एवरलास्टिंग का मतलब होता है अमर, जो चीज़ समाप्त ना हो। यानी कि जीवन में हर एक चीज़ क्षणभंगुर है, हर एक चीज़ को मौत आनी है, हर एक चीज़ को समाप्त होना है। ऑल लीड टू द वन एंड ओनली वन एंड, और हर एक चीज़ को एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाना है, इसमें ये बात कही गई है। चलिए, ये था अबाउट द पोएम, अबाउट द पोएट। अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम के स्टेंजाज 1 बाई 1 आपके सामने। इस पोएम के 5 स्टेंजा हैं जो 1 बाई 1 आते रहेंगे, और मैं आपको इस कविता को अच्छी तरीके से यूं ही एक्सप्लेन करके पढ़ाता रहूँगा। तो देखिएगा, सबसे पहली पोएम का स्टेंजा है नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। लिख रहे हैं, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है और आप वर्ड मीनिंग भी देख सकते हैं। ये देखिए, कर्फ्यू मीन्स होता है शाम की बजाई जाने वाली घंटियाँ, शाम की घंटियाँ। और टोल मीन्स होता है धीरे धीरे कुछ समय तक बजती रहने वाली घंटियाँ, धीरे धीरे तक कुछ देर तक बजती रहने वाली घंटियाँ। द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, नेल मीन्स होता है शोक पर बजाई जाने वाली घंटियाँ, नेल मीन्स होता है शोक पर बजाई जाने वाली घंटियाँ। और पार्टिंग डे का मीन्स होता है कि दिन की समाप्ति पर, यानी कि इवनिंग पर। आप देख सकते हैं पार्टिंग डे, ये लिख रहे हैं पार्टिंग डे, दिन का अंत। इसमें साथ में वर्ड मीनिंग भी दे रखी हैं ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। दिन के अंत पर, एंड ऑफ द डे, तो कहते हैं कि शाम का वक्त है, शोक को प्रकट करने वाली घंटियाँ नज़दीक के चर्च में बज रही हैं, और पोइट थॉमस ग्रे जो है वो कब्रिस्तान में बैठा हुआ है अपनी माँ की कब्र के पास, और उसकी नज़र पड़ती है पड़ोस के एक चरागाह पर। तो वो चरागाह पे देखता है, क्या उसे दिखाई देता है? उसे दिखाई देता है द लोइंग हर्ड्स। तो बच्चों, ये जो लोइंग हर्ड्स, तो लोइंग का जो मीन्स होता है, वो लोइंग का मीन्स होता है रंभाना। रंभाना आप समझते होंगे। रंभाना मीन्स होता है ये जो जानवर होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, ये जब घरों को लौटते हैं तो ये चिल्लाते हैं, या बंधे हुए होते हैं तो ये चिल्लाते हैं, तो इनके चिल्लाने को रंभाना कहते हैं, लोइंग हर्ड्स। और हर्ड्स मीन्स होता है गोरुओं का झुंड, यानी कि जानवरों का झुंड। तो आप देख सकते हैं लोइंग हर्ड्स यानी कि रंभाते हुए पशुओं का झुंड, जो अपने घर की तरफ लौटते समय रंभा रहे हैं, तो ऐसे पशुओं का झुंड। तो बताते हैं द लोइंग हर्ड विंड स्लोली, विंड स्लोली, विंड, विंड मीन्स होता है चलना, स्लोली धीरे धीरे, और ये है ओवर। और ली मीन्स होता है चरागाह में, जो चरागाह होते हैं यानी कि बड़े बड़े घास के जो मैदान होते हैं, उन बड़े बड़े घास के मैदानों में बीच में पतली पतली रास्ता बनी होती है, पगडंडियाँ जिन्हें कहते हैं। तो बताते हैं, कवि कहता है कि उसकी नज़र पड़ती है नज़दीक के चरागाह पर, और उस चरागाह पर जहाँ से पगडंडी से होते हुए उसे रंभाते हुए जानवर चरते हुए जाते हुए दिखाई देते हैं। और अगली लाइन में पोइट कहता है द प्लॉमैन, और साथ ही साथ प्लॉमैन किसान, होमवर्ड घर की ओर, प्लॉट्स डगमगाते हुए कदमों से चलना, हिज वेरी वे, वेरी वे मीन्स होता है थके हुए रास्ते के। एक किसान डगमगाते हुए कदमों के साथ थका हारा अपने रास्ते को तय करते हुए अपने घर की ओर जाते हुए दिखाई पड़ता है। और कभी कहता है एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, क्योंकि शाम का वक्त है, सूरज ढल चुका है, और इस प्रकार से जो रात्रि हो रही है, ये रात्रि जो है लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस, इस संसार को अंधकार में डुबो दे रही है, एंड टू मी, और मुझे भी। इट मीन्स के रात्रि होने से ये संसार और मैं पूरा का पूरा अंधकार में डूबा जा रहा हूँ। तो इस स्टेंजा को दोबारा समझ लें कि पोइट यहाँ पर कहता है कि शाम का वक्त है, शोक को प्रकट करने वाली घंटियाँ बज रही हैं, रवाते हुए जानवर चरागाहों के रास्ते से होते हुए गुजर रहे हैं, जो कि धीरे धीरे अपने घरों की ओर जा रहे हैं, और एक किसान भी डगमगाते कदमों के साथ थका हारा अपने घर की ओर जा रहा है। और चूँकि अंधकार बढ़ रहा है, इस अंधकार में कवि और ये संसार पूरा अंधकार में डूबा जा रहा है।
आप देखिएगा वर्ड मीनिंग यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप चाहें स्क्रीनशॉट लेकर इन वर्ड मीनिंग को नोट कर सकते हैं और जो भी आपको पंक्तियाँ समझ में ना आई हों आप उनको दोबारा जो है दोबारा देख सकते हैं। अब चलिए आगे वाले में चलते हैं। अब स्टेंजा नंबर 2, स्टेंजा नंबर 2 में आप देखेंगे कहता है पोइट कहता है बीनीथ दोज रग्ड एम्स। यहाँ के बीच की लाइनें विलुप्त हैं। आप देखेंगे जब आप किताब देखेंगे टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में आपको क्रॉस के निशान मिलेंगे। जहाँ पर भी आपको क्रॉस के निशान मिलें तो आप समझ जाइएगा कि ये क्रॉस के निशान जो हैं वो किसके हैं, कि यहाँ पर पंक्तियाँ विलुप्त हैं, क्योंकि ये पंक्तियाँ एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड से उठाई गई हैं, तो इसलिए बीच की लाइनें जो हैं वो विलुप्त हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पे क्रॉस का निशान मिल जाएगा। तो स्टेंजा 2 जो कि आपके सिलेबस में है, बट एग्जैक्ट पोएम में ये 2 नंबर नहीं है बल्कि और ज़्यादा नंबर का है। चलिए देखते हैं आगे। पोइट कहता है बीनीथ दोज रग्ड एम्स। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। बीनीथ का मीन्स होता है नीचे, जैसे किसी चीज़ के नीचे, जिसे हम अंडर कहते हैं। ये आप देखिए वर्ड मीनिंग में आपको दिखा दे रहे हैं हम वर्ड मीनिंग में, बीनीथ नीचे, अंडर। तो कहते हैं बीनीथ दोज रग्ड एम्स, कि दोज रग्ड एम्स। अब दोज रग्ड मीन्स होता है खुरदरे, एम्स पेड़ों के नाम हैं। दैट यू ट्रीज मीन्स होता है सदाबहार पेड़, शेड मीन छाया। कहते हैं कि वो देखो सदाबहार पेड़ एम्स के, उन खुरदरे एम्स के पेड़ों की छाया के नीचे देखो। क्या देखो? कहते वेयर, जहाँ पर हीप्स द टर्फ इन मैनी मोल्डिंग हीप, के वहाँ जहाँ पर उन पेड़ों की छाया के नीचे सूखी घास के जो ढेर दिखाई दे रहे हैं, इन मैनी या मोल्डरिंग हीप्स, वो सूखी घास के ढेर के रूप में वो कब्रें हैं, वो उभरी हुई कब्रें बनी हैं जिनके ऊपर घास जमाई और वो घास जब सूख गई तो सूखने पर वो सूखी हुई घास के ढेर मालूम पड़ रहे हैं। कहते हैं और वो जो कब्रें हैं उन कब्रों में ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक नैरो सेल, यहाँ पर ये जो नैरो सेल है इसका मीन्स है कब्र, यानी कि कब्र। कहते प्रत्येक अपनी कब्र में, प्रत्येक अपनी कब्र में, फॉर एवर लैड, लैड मीन्स लेटे हुए, प्रत्येक अपनी कब्र में सदा के लिए लेटे हुए हैं। कौन लेटे हुए हैं? आगे देखते। द र्यूड फॉर फादर्स, र्यूड मीन्स होता है असभ्य या गंवार, असभ्य या गंवार हुआ करता है। तो कहते हैं कि उसमें असभ्य और गंवार जो फॉर फादर्स हैं, ये देखिएगा असभ्य और गंवार, र्यूड मीन्स असभ्य यानी कि अनसिविलाइज, जिन्हें सभ्यता का पता ना हो, यानी कि जो पिछड़े हुए हों, जो गंवार हों, जो अनपढ़ हों, लेटे हुए हैं। कौन? फॉर फादर्स मीन्स एंसेस्टर्स, यानी कि पूर्वज। तो कहते हैं कि द र्यूड फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट अस्लीप, कि असभ्य और गंवार पूर्वज लेटे हुए हैं। द हैमलेट, हैमलेट बच्चों, हैमलेट मीन्स होता है गांव। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग में मिल जाएगा। हैमलेट मीन्स होता है छोटा गांव, अ स्मॉल विलेज। सी देखिए, हैमलेट मीन्स अ स्मॉल विलेज, छोटा सा गांव। तो अब इस स्टेंजा को ज़रा पूरा सा अच्छे से समझ लेते हैं। पोइट जो है पेड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि देखो वो सदाबहार पेड़ जो कि खुरदरे एम्स के पेड़ हैं, उनकी छाया के नीचे देखो। वहाँ पर बताते हैं, कहते हैं कि वो जो देखो सूखी घास के जो ढेर दिखाई दे रहे हैं, वो सूखी घास के ढेर नहीं बल्कि हाथ से निर्मित कब्रें हैं। ये जो मोल्डरिंग हीप्स है, हीप मीन्स होता है ढेर और मोल्डरिंग का मतलब होता है जो हाथ से बनाए गए ढेर हों, और कब्रों को जो ऊपर की आकृति होती है वो हाथों से ही बनाई जाती है, इसलिए बताते हैं कि वो हाथों से निर्मित कब्रें हैं। और ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लैड, और प्रत्येक अपनी अपनी कब्रों में सदा के लिए लेटे हुए हैं। कौन लेटे हुए हैं?
द रूड फॉरफादर्स ऑफ द हैमलेट, असभ्य पूर्वज इस गांव के सदा के लिए सो रहे हैं। तो इस स्टेंजा में कवि ये कहता है, बताता है कि वो जो पेड़ हैं एम्स के खुरदरे, जो कि सदाबहार पेड़ होते हैं, उनकी वर्ष भर छाया रहती है। उन पेड़ों की छाया के नीचे जो घास के ढेर दिखाई दे रहे हैं, असल में वो घास के ढेर नहीं हैं, बल्कि वो हाथ से निर्मित कब्रें हैं। और प्रत्येक कब्र में इस गांव के, ये जो नज़दीक का गांव है, इस नज़दीक के गांव के असभ्य पूर्वज जो कि मर चुके हैं, वो इन कब्रों में लेटे हुए हैं, सदा के लिए सो रहे हैं, यानी कि वो दफन हैं। आगे देखते हैं अब स्टेंजा नंबर 3। स्टेंजा नंबर 3 इज़ आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक बार आ भी चुका है 2018 में, यू कैन सी, आप देख सकते हैं इसमें। अब कहते हैं द ब्रीजी कॉल, ब्रीजी कॉल, ब्रीजी, आप ब्रीजी का मीनिंग देख सकते हैं। ब्रीजी मीन्स होता है ये जो सुबह सुबह ठंडी ठंडी जो हवाएं चलती हैं, इनको ब्रीजी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर आ रहा है ब्रीजी, सुखद, यानी कि आपको जो अच्छी लगे, सुगंधित, जो ब्रीजी कॉल। तो देखो द ब्रीजी कॉल, यानी कि कॉल मीन्स पुकार, सुबह की सुगंध, सुखद आवाज़ें। कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथ, इंसेंस ब्रीथ, खुशबूदार, खुशबू, यानी खुशबूदार मतलब खुशबू जो आपको सांस लेने में खुशबू दे। सांस लेने में क्या खुशबू दे? इट मीन्स पोइट यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप सुबह उठते हैं, चारों तरफ फूल खिलते हैं और फूलों की खुशबू उड़ती है, और जब फूलों की खुशबू उड़ती है तो वो जब आप सांस लेते हैं तो आपकी सांस के माध्यम से सुगंध आपके अंदर जाती है, तो आप उसका एहसास करते हो। कब करते हो? मॉर्निंग में, सुबह। यानी कि इस लाइन का सीधा सीधा सा अर्थ हुआ कि पोइट कहता है कि सुबह की फूलों की खुशबूदार एवं मंद हवाएं, कि वो हवाएं, वो खुशबूदार हवाएं जो फूलों के खिलने से सुबह सुबह आती हैं, चारों तरफ बगीचों में पेड़ों से जो फूल खिलते हैं, उन फूलों की खुशबू जो इस वातावरण में फैल जाती है, और वो सोते हुए व्यक्ति को खुशबूदार हवाएं लगती हैं, जिससे उसे एहसास हो जाता है कि सुबह हो गई है, तो इसलिए वो उठ जाता है। ये सूचक हुआ करते थे किसी ज़माने में। किसी ज़माने में ये लोगों के लिए सूचक हुआ करते थे कि जब सुबह होती थी तो खुशबू फैल जाया करती थी, क्योंकि बगीचे में और चारों तरफ घर में फूल, पेड़ पौधे लगे रहते थे, उनमें फूल खिला करते थे और वो फूल खुशबू दिया करते थे, तो आदमी समझ जाता था कि सुबह हो गई है, तो उससे उठ जाया करता था। तो कुछ लोग इस तरह से नहीं तो दूसरे तरीके से उठा करते थे। कैसे? आगे देखते हैं। द स्वालो ट्विटरिंग, स्वालो मीन्स होता है अबाबील, स्वालो मीन्स होता है अबाबील, ट्विटरिंग उनका चहचाना, यानी कि अबाबीलों का चहचाना, सिंपल शब्दों में कह सकते हैं चिड़ियों का चहचाना। फ्रॉम द स्ट्रॉ बुल्ट शेड, स्ट्रॉ मतलब घास के, बुल्ट मीन्स बने हुए, शेड मीन्स छप्पर, लेकिन यहाँ पर है इसका अर्थ घोंसले, यानी कि अबाबीलों का चहचाना उनके घास फूस के बने हुए घोंसलों से। अगली लाइन में कहते हैं द कॉक्स श्रिल, कॉक्स श्रिल कहते हैं, और इसके अलावा मुर्गे का बांग की आवाज़ या मुर्गे की कुकड़ू कू की आवाज़, मुर्गे जब सुबह उठते हैं तो वो कुकड़ू कू की आवाज़ करते हैं, इसको बांग कहते हैं। तो कॉक्स श्रिल क्लैरियन, श्रिल क्लैरियन, क्लैरियन मीन्स होता है मुर्गे की कुकड़ू कू की, यानी कि बांग की आवाज़, और श्रिल मीन मतलब तेज़ और कर्कश आवाज़ कहते हैं, और मुर्गे की तेज़ कुकड़ू कू की या बांग की आवाज़, और या फिर इकोइंग हॉर्न, इकोइंग मीन्स गूंजने वाली, हॉर्न मीन्स भोंपा या पपिया, जो बाइक में लगा होता है हॉर्न, तमाम वाहनों में लगा होता है, तो इसको कहते हैं हॉर्न इकोइंग। अब ये क्या है जरा इसको समझें। किसी ज़माने में जो शिकारी हुआ करते थे, शिकारी लोग हॉर्न का यूज़ करते थे। हॉर्न मतलब जानवरों के सींग, जानवरों के सींग का यूज़ किया करते थे, जो एक तरफ से पतले होते थे, एक तरफ से चौड़े होते थे, और वो उनके हॉर्न का यूज़ आवाज़ निकालने में, अनाउंसमेंट करने में, लोगों को पुकारने में, भांति भांति प्रकार की आवाज़ों को निकालते थे, जिससे जानवरों को अट्रैक्ट करते थे, जानवरों को डराते थे ताकि वो शिकार कर सकें या उनको पकड़ सकें। तो बताते हैं कि शिकारियों की वो गुंजा देने वाले हॉर्न की आवाज़। तो ये 4 एग्जाम्पल दिए, जिसमें सबसे पहला कहा कि सुबह की खुशबूदार मंद पावन हवाएं, दूसरा कहा कि अबाबीलों कहा उनके घोंसलों से चहचहाना, तीसरा कहा मुर्गे की बांग की आवाज़, और चौथा कहा
कि शिकारी के हॉर्न की भयानक आवाज़, ये वो तमाम आवाज़ें जिनसे सोते हुए लोग उठ जाया करते हैं। कहते हैं लेकिन अब ये चारों प्रकार की आवाज़ें जिनसे कि सोते हुए लोग उठ जाया करते हैं, कहते हैं ये आवाज़ें नो मोर शैल राउज देम। राउज मीन्स होता है उठाना, जगाना, कि अब इन सोते हुए, ये जो सोते हुए पूर्वज हैं, अर्थात जो मरे हुए अपने कब्रों में लेटे हुए पूर्वज हैं, इन सोते हुए पूर्वजों को राउज देम फ्रॉम देयर उनकी लोली बेड्स का मीन्स है कब्र, कि उनको सोते हुए उनकी कब्रों से अब उठा नहीं सकते। तो ये था बच्चों अगला स्टेंजा। इसमें भी सारी वर्ड मीनिंग नीचे दी हुई हैं, आप चाहे 1 बाय 1 सभी वर्ड मीनिंग को नोट कर सकते हैं और मैंने बता भी दी हैं। तो इसीलिए मैंने इस को चुना ताकि आप वर्ड मीनिंग भी अच्छे से लिख सकें और अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें। सो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें जिन चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती रहे आपको। चलिए देखते हैं अगला स्टेंजा, 4th नंबर स्टेंजा में आप देखें कि अब आगे पोइट कहता है लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन महत्वाकांक्षा, मॉक चिढ़ाना, यूजफुल टॉयल कठिन परिश्रम। आप चाहें तो वर्ड मीनिंग में आप देख सकते हैं। एम्बिशन महत्वाकांक्षा, ये देखिए, और जिसे महत्वाकांक्षा को दूसरे शब्दों में कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स। मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाना यानी कि चिढ़ाना, ठीक है। उसके बाद अगला देखें, होमली का मीन्स है साधारण यानी कि बिल्कुल आम, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनी का मीन्स है भाग, जिसे फेट भी कहते हैं। ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो, डिम हो, धुंधले हों, ठीक है। उसके बाद चलिए पोएम पर चलते हैं। पोएम में कहते हैं लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। महत्वाकांक्षा को परिश्रम की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यहाँ पर इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन किया गया है। पोइट कहना ये चाहता है महत्वाकांक्षा को परिश्रम की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए से आशय ये है कि जो धनवान लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, उन समृद्ध लोगों को गरीबों की, यहाँ पर महत्वाकांक्षा से मतलब समृद्ध, कामयाब या अमीरों से है, जबकि यूज़फुल टॉयल का अर्थ यहाँ पर जो है वो गरीबों से है, पिछड़े हुए लोगों से है, कि धनवानों को, समृद्धों को और अमीरों को गरीबों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, उन पर हंसना नहीं चाहिए। क्योंकि आप सोसाइटी में देखते हैं कि धनवान और अमीर लोग जो हैं गरीबों पे हंसते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं, जो पिछड़े लोग होते हैं उनकी मजाक उड़ाते हैं। आप लोग अपने क्लास में भी जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनकी मजाक उड़ाते हैं। ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं। क्यों नहीं ठीक हैं ये पोइट आपको बताएगा। तो आप देखें, कहते नहीं मजाक उड़ानी चाहिए। क्यों नहीं उड़ानी चाहिए? दे आर होमली जॉयस, क्योंकि वो बेचारे जितना भी उन्हें किस्मत से मिला है उसमें वो अपने घरों में, अपने उस छोटे से साधारण से जीवन में आनंददायक है, यानी कि वो खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। जब वो खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं तो आप उनको पिछड़ा सोचकर, गरीब सोचकर उनकी मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? और कहते हैं एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, क्योंकि उन्हें ये जो साधारण सा जीवन मिला है, ये छोटी सी जो ज़िंदगी मिली है, यहाँ से छोटी सी ज़िंदगी से आशय ये नहीं है कम उम्र, मतलब ये कि साधारण सा जीवन, ऐसा जीवन जिसमें उनका जो है बहुत कुछ शान शौकत, ऐशो आराम, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। हमारा आशय ये है कि उनका ये जो छोटा सा जीवन है उनको उनकी किस्मत से मिला है। उनके जीवन में ये जो अंधकार है, ऑब्सक्योरिटी है, वो उन्हें किससे मिली है? डेस्टिनी से मिली है। डेस्टिनी मतलब भाग्य से, किस्मत से मिली है। और आगे पोइट कहता है कि नॉर ग्रांडर हेयर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल। यहाँ पर एक बार फिर ग्रांडर मीन्स वही समृद्ध लोग, हेयर मीन्स सुनना, जो जानते हैं आप, डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेनफुल स्माइल का मीन्स है घृणापूर्ण, यानी कि घृणास्पद हंसी नहीं हंसना चाहिए। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ग्रांडर महान लोग यानी कि समृद्ध लोग, और डिस्डेनफुल का मतलब घृणाजनक यानी कि घृणा से भरी हुई, कि हंसी नहीं हंसना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। स्माइल
कहते हैं क्यों नहीं, क्योंकि द शॉर्ट एंड सिंपल एनल ऑफ द पुअर, कि यानी कि वो जो गरीब लोग हैं उन गरीबों का वो जो साधारण क्या छोटा और साधारण सा एनल्स जो इतिहास है, यानी कि जीवन की जो उनकी कहानियां हैं, जो उनका छोटे लेवल का जो उनका जीवन है, किनका, उन गरीबों का, उनके ऊपर घृणास्पद मुस्कुराहट नहीं देना चाहिए, या उनके जीवन की घटनाओं को, उनके जीवन की छोटी छोटी कहानियों को घृणा की नज़र से नहीं सुनना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। इस स्टेंजा को सिंपल शब्दों में आपको मैं समझाऊं, कवि जो है इस स्टेंजा में कहना चाहता है कि धनवानों को, समृद्ध लोगों को गरीबों की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि गरीब जो हैं वो अपने छोटे से घरों में, अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हैं, आनंददायक हैं, उनका जीवन जॉय से भरा हुआ है और उन्हें जो भी कुछ मिला है उन्हें किस्मत से मिला है। इसलिए जो समृद्ध लोग हैं, कामयाब लोग हैं, उन कामयाब लोगों को इनके ऊपर घृणापूर्वक इनके इतिहास को नहीं सुनना चाहिए, या इनके ऊपर मुस्कुराना नहीं चाहिए, इनके जीवन की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इनका जो जीवन है वो कैसा है, छोटा है, साधारण सा है और एकदम साधारण सा इनका जीवन इतिहास है। इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है, तो इसलिए हमें इनकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। अब अगला स्टेंजा देखते हैं। अगले स्टेंजा में जो है पोइट कहता है द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्री। बोस्ट मीन्स होता है बच्चों सेखी मारना, लेकिन यहाँ पर पूरा जो शब्द बना बोस्ट ऑफ हेरल्ड्री, इसका मतलब हुआ ऊंचे वंश में पैदा होने का अभिमान, यानी कि ऐसे लोग जो बड़े घर में, अमीर परिवार में पैदा हुए, समृद्ध परिवार में पैदा हुए, उसका गुमान। कहते हैं द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्री, कि अपनी अमीरी का गुमान, द पोम्प ऑफ पावर, पोम्प मीन्स होता है दिखावा, पावर मीन्स शक्ति, और अपनी शक्ति का दिखावा करना। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वो सब जो आपके पास है, यानी कि वो तमाम सुंदर, आकर्षक, बेहतरीन, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी जो चीज़ें जो आपके पास हैं, आपकी शान और शौकत वाली वो सारी चीज़ें। ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, वो सारा धन संपत्ति जो तुम्हारे पास है। ये कवि कह रहा है समृद्ध लोगों से, कामयाब लोगों से, धनवान लोगों से, अतः जो भी तुम्हारे पास कुछ है, कहते वो सब का सब अवेट्स, उन सब का सब उनके जितनी भी चीज़ें, उस सब का इंतज़ार हो रहा है। क्या हो रहा है? अवेट्स लाइक इनएविटेबल आर, उन सब शान शौकत का इंतज़ार किया जा रहा है। अवेट्स, इंतज़ार किया जा रहा है। अलाइक, कौन कर रहा है? इनएविटेबल आर। इनएविटेबल आर का मीन्स होता है कभी ना टलने वाला समय, यानी कि वो वक्त जो कभी नहीं टलेगा, अर्थात मौत। तभी अंत की लाइन में पूरी पोएम का निचोड़ देते हैं और कहते हैं द पाथ्स ऑफ ग्लोरी। पाथ मीन्स रास्ता, ग्लोरी मीन्स शान शौकत। हर शान शौकत का जो रास्ता है, लीड, जाता तो है, बट टू द ग्रेव, लेकिन कहाँ को जाता है? कब्र को जाता है। कब्र यानी मौत, यानी कि हर चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। तो इसलिए बताते हैं कि धनवानों के अपनी समृद्धि का दिखावा नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों, एक बार सब पूरी की पूरी पोएम का हम जो है हिंदी आपको मीनिंग बताते हैं, ताकि ये पोएम आपको एकदम रट जाए, क्योंकि मैं आपको रटाना चाहता हूँ ये पोएम। तो आते हैं पहले स्टेंजा से, बड़ा तेज़ी से चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब पोइट कहता है कि शाम का समय है, शोक को प्रकट करने वाली घंटियाँ बज रही हैं, रंभाते हुए जानवर चरागाहों से अपने घरों की ओर जा रहे हैं, और एक किसान के ऊपर नज़र पड़ती है पोइट की, थॉमस ग्रे की। वो किसान चरागाह से थका हारा अपने घर की ओर जाते हुए दिखाई पड़ता है, और कभी सोचता है, कहता है कि ये जो अंधकार है, ये अंधकार मुझे और इस पूरे संसार को अपने साथ अंधकार में डुबोए दे रहा है,
उसके बाद स्टेंजा नंबर 2 में पोइट कहता है कि देखो सदाबहार पेड़ जिनका कि नाम है एम्स, उन पेड़ों की छाया के नीचे देखो, वहाँ पर जो सूखी हरी घास के जो ढेर दिखाई दे रहे हैं, वो हाथ से बनाई गई कब्रें हैं। और प्रत्येक कब्र में ये जो पड़ोस का गांव है, इस पड़ोस के गांव के जो असभ्य पूर्वज हैं, वो सदा के लिए लेटे सो रहे हैं। और तीसरे स्टेंजा में पोइट कहता है, ब्रीजी कॉल मीन्स सुबह की खुशबूदार मंद पावन हवाएं अब इनको सोते हुए से उठा नहीं पाएंगी, और ना ही अबाबीलों का चहचहाना उनके घोंसलों से इनको सोते हुए से उठा पाएगी, और ना ही मुर्गे की बांग की आवाज़ इनको सोते हुए से इनकी कब्रों से अब इन्हें उठा पाएगी, और ना ही शिकारी की भयानक गुंजा देने वाली आवाज़ इनको सोते हुए इनकी कब्रों से उठा पाएगी। इनमें से तमाम बातों में से कोई भी बात अब इनके साथ नहीं होने वाली, क्योंकि कोई भी चीज़ अब इनको सोते से उठा नहीं सकती है। और चौथे स्टेंजा में पोइट नसीहत देता है और कहता है कि धनवानों को, वैभवशाली लोगों को या समृद्ध लोगों को गरीबों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि वो गरीब अपने छोटे से परिवार में खुश हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्हें जो भी कुछ मिला है वो उनकी किस्मत से मिला है। उनके जीवन में जो भी अंधकार है वो उनकी किस्मत से है। इसलिए वैभवशाली लोगों को उनके इस साधारण से छोटे से इतिहास पर, यानी कि छोटे से जीवन के ऊपर घृणापूर्वक हंसी नहीं हंसना चाहिए, या उनके कहानियों को घृणापूर्वक नहीं सुनना चाहिए। और अंतिम स्टेंजा में पोइट कहता है महत्वाकांक्षियों को, धनवानों या अमीरों को या वैभवशाली लोगों को इनके गरीबी पर की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। ये तो सेम स्टेंजा है। द बोस्ट ऑफ रेडली, यहाँ से कहते हैं धनवानों को और वैभवशाली और कामयाब लोगों को अपनी कामयाबी का, अपनी शक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए, ना ही उनको अपने धनवान होने का दिखावा करना चाहिए, उसकी सेखी मारना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो भी खूबसूरत और बढ़िया से बढ़िया चीज़ें हैं, चाहे वो घर हो, बंगला, मोटर, कार, कुछ भी क्यों ना हो, अच्छे कपड़े हों, सारे के सारे वो खूबसूरत आकर्षक चीज़ें और तमाम वो धन व संपत्ति जो उनके पास है, उस हर एक चीज़ का कभी न टलने वाला समय यानी कि मौत इंतज़ार कर रही है। यानी कि तमाम बातों का निष्कर्ष जो है अंतिम लाइन में है, और वो ये है कि हर एक शान शौकत का रास्ता जाता तो है, परंतु उसका रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। तो ये था बच्चों कविता का पूरा निचोड़ जो मैंने आपको बताया। अब अंत में कविता का सेंट्रल आइडिया देख लें, क्योंकि आप बच्चे लोग डिमांड करते हो सेंट्रल आइडिया के लिए, तो मैंने साथ में सेंट्रल आइडिया भी इसी वीडियो में शामिल कर दिया। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगी। आई होप सो अगली वीडियो इससे और भी अच्छी बनाएंगे। चलिए देखिए सेंट्रल आइडिया। इन दिस पोएम द पोइट थॉमस ग्रे pays his tributes to the simple, ignorant and unknown people who are lying buried in their grave। कि इस कविता में जो थॉमस ग्रे जो कि पोइट हैं इस कविता के, वो जो बेचारे गरीब लोग जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया, जो कि अनजान रह गए, लोगों ने उनकी समृद्धि को, उनकी काबिलियत को नहीं जाना, जिनका जीवन बिल्कुल साधारण था, जो अपनी कब्रों में सदा के लिए दफन हैं, उनके विषय में ख़ास तवज्जो दी है, यानी कि ध्यान आकर्षित किया है लोगों का। ही एडवाइजेज़ द पीपल, और इसके बहाने पोइट जो है वो लोगों को सलाह देता है नॉट टू बी प्राउड ऑफ देयर नोबल बर्थ, कि वो गुरूर ना करें कि वो बड़े घर में पैदा हुए, वेल्थ उनके पास संपत्ति है, पावर है और खूबसूरती है, या उनके पास खूबसूरत आकर्षक बढ़िया चीज़ें हैं, इन सब का घमंड गुरूर ना करें। कहते हैं क्योंकि दे ऑल डाई वन डे, एक दिन ऐसा आएगा हर एक चीज़ समाप्त हो जाएगी, यहाँ तक कि हमारा खूबसूरत शरीर भी समाप्त हो जाएगा। द एंड ऑफ आवर लाइफ्स जर्नी इज़ डेथ, हमारे जीवन का अंत ही यही है कि हर एक को मौत का सामना करना है, यानी कि इंसान के जीवन का अंत उसकी मौत है। विच इज़ सर्टेन टू ऑल, और मौत का अंतिम समय सभी के लिए निश्चित है, यानी कि हर एक चीज़ को एक दिन समाप्त होना है, जिसे हम अरबी की भाषा में कहते हैं कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, नफ्सी नफ्सी को मौत का मज़ा चखना है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी पोएम पर वीडियो। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी, और आपको अगर पसंद आई हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऑल द बेस्ट।